नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका निवेदन, सदस्य और आंतरिक सलाहकार हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम संवाद में हम बात करने जा रहे हैं एम्पावर्ड वुमेन की, यानी कि सशक्त नारी। कहते हैं कि एक महिला अपने परिवार को शिक्षित करती है और साथ ही साथ अपने बच्चे के माध्यम से वो दूसरे परिवार को भी शिक्षित करती है। एक महिला बच्चे की पहली गुरु होती है और जो घर से संस्कार उसको मिलते हैं, वही संस्कार आगे प्रसारित होते हैं, पल्लवित होते हैं। यानी कि एक समाज को पूरा रूप देने में एक महिला की बहुत बड़ी भूमिका है और वैसे भी हमें आधी आबादी कहा गया है। तो यदि आधी आबादी भी सशक्त होगी तो हमारा समाज, हमारा राज्य और हमारा देश स्वयं ही सशक्त होगा। तो आज संवाद कार्यक्रम में हम एम्पावर्ड वुमेन में जिस व्यक्तित्व से बातचीत करने जा रहे हैं वो हैं अंजलि ताज जी। अंजलि जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हेल्प यू के प्लेटफॉर्म पे। अंजलि ताज जी हमारे बीच में हैं जो कि नवरीता फाउंडेशन से हैं। आप उसकी फाउंडर भी हैं और अध्यक्षा भी हैं। नवरीता फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो कि समाज के सभी जुड़े हुए जितने भी सरोकार हैं उससे अपना मतलब रखती है। जहाँ कहीं भी किसी को किसी भी कार्य की आवश्यकता हो, कोई ज़रूरत हो, उस चीज़ को पूरा करती हैं। चाहे शिक्षा हो या संस्कार, नवरीता फाउंडेशन हमेशा स्वयं आगे रहता है। तो आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हेल्प यू के इस प्लेटफॉर्म पे संवाद कार्यक्रम में हम नवरीता फाउंडेशन की ही फाउंडर अंजलि जी के साथ हैं। तो अंजलि जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अपनी पारिवारिक जो आपकी पृष्ठभूमि है हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। मेरा जन्म बांदा शहर में हुआ है और बांदा एक बहुत पिछड़ा इलाका है और वहाँ पे मेरी परवरिश हुई। मैंने वहीं पे पढ़ाई भी करी, अपनी 12वीं कक्षा तक वहीं पढ़ाई करी। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, माताजी और मेरे भाई और बहन है। पिछले वर्ष ही मेरे पिताजी का निधन हो गया था, तो वहाँ से एक हमारा स्टार्ट हुआ कि हम वहाँ लाइफ हमने गुजारी है कि अपनी। जी, ये तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो गई, लेकिन जो ये समाज सेवा का एक जज़्बा हुआ ना, जो आपके अंदर एक दीपक जला, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब मैं लखनऊ आई थी तो मैंने ग्रेजुएशन में आमिर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया था। तो वहाँ काफ़ी सारे ऐसे बेजुबान जानवर थे जो कि खाना नहीं पा पाते थे, भूखे घूमते थे। तो वहीं से कार्य स्टार्ट हुआ कि मैंने उनको खाना देना स्टार्ट किया और डेली मेस से खाना ले जाती थी, दूध की बॉटल, पानी भर के सब ले जाती थी उनके खाने के लिए। वहीं से एक प्रेरणा आई और धीरे-धीरे काम बढ़ता गया। फिर मैंने देखा काफ़ी बच्चे भीख माँगते हैं, रोड में देखते हैं, तो उनके साथ बातचीत करना, उनसे उनकी बातें समझना क्यों ऐसा हो रहा है, उनके साथ धीरे-धीरे उनकी पढ़ाई का कार्य चलता गया। फिर महिलाओं के साथ हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पे जाना कि महिलाएं अपने वहाँ एक स्तर में रह के भी कुछ कर सकती हैं, तो उनके साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करना चालू कर दिया और फिर पर्यावरण के लिए कार्य चालू कर दिया, एलजीबीटीक्यू के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चालू कर दिए। तो वहीं से एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट हो गया। दोस्तों, जैसा कि अंजलि जी ने बताया कि अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ही आपके अंदर जो जज़्बा जागृत हुआ, वो था समाज सेवा का। हम अपने आसपास के माहौल से, आसपास के वातावरण और परिवेश से प्रेरणा ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि अरे होगा कोई भूखा, हमसे क्या। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का, समाज से सीधे जुड़ने का, तो आपका परिवेश ही आपका सबसे बड़ा प्रेरक है और सबसे बड़ा गुरु है। अंजलि जी, हम ये जानेंगे कि आपने जो ये संगठन नवरीता फाउंडेशन, इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ कैसे किया? जब एमआईटी में मैंने स्टार्ट किया था तो मैं समाज सेवा कर रही थी, केवल केवल जानवरों को खिलाना, बच्चों के साथ बात करना, उनके बारे में जानना। फिर धीरे धीरे करके कोविड का टाइम आया। जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी थी लखनऊ विश्वविद्यालय से, कोविड का टाइम आया और मैं एक हॉस्टल में रहती थी। उस टाइम पे मैंने घर और कितने हॉस्टल में दोनों में से एक चूज करना था क्योंकि सब घर जा रहे थे। तो उधर पे मैंने हॉस्टल चूज करा रहने के लिए क्योंकि वहाँ मैंने देखा कि कोविड के टाइम सब बंद हो चुका था और वहाँ पे कोई एनिमल्स को खाना खिलाने वाला नहीं था। रोड में भी काफी ऐसे लोग थे जो भूखे पड़े रहते थे। तो वहाँ से जानवरों को खाना हमने देना चालू किया और फिर हमने नगर निगम से थोड़ा बात करके खाना मंगवाना चालू किया। तो ये वहां से स्टार्ट हुआ। फिर हमारी टीम बनना चालू हुई और कोविड के दौरान ही हमने
एक बच्ची से बात करी जो कि एक जगह पर काम करती थी जाके। तो उस बच्ची ने भी हमारे बात को सुना और हमने उसकी पढ़ाई करवाना स्टार्ट किया। बच्ची को मैं खुद के कमरे में वहीं पढ़ाती थी और पढ़ने के बाद हम लोग ऐसा टाइम आया कि हमने उसका एडमिशन भी करवाया। और कोविड के टाइम पे हम एक पार्क में बैठ के फिर पढ़ने लगे। वहां उस बच्ची को देख के ऐसे सारे बच्चे प्रेरित हुए जो कि सुबह चाय का कप धोने जा रहे हैं, पंचर की दुकान जाते हैं, किसी घर में काम करने जाते हैं। वो सारे बच्चे वहां देख के प्रेरित हुए और उन्होंने आके खुद से हमसे पूछा कि मैम क्या आप इसका पढ़ाने का कोई पैसा लेती हैं? हमने कहा कि नहीं। उसके बाद से एक बच्चे से हमारे पास 35 से अब 70 बच्चे ऐसे हो चुके हैं कि उनके बाद बच्चे आते जा रहे हैं। और वही हमारे लिए एक फ्यूचर डेवलपमेंट हम देखते हैं कि अगर हम उनको सिखाएंगे, उनको कुछ बताएंगे तो हमारा भविष्य बदल सकता है। और इसी तरह में हमारी एक टीम बनती गई जिसमें काफी लोगों ने सहयोग दिया है हमारा। और आज की डेट में काफी ऐसे 15 से ज्यादा लोग हैं जो कि एक्टिव मेंबर्स हैं, जो रोज हमेशा आके हर एक्टिविटी में काम बहुत करते हैं। खूब, बहुत खूब। यानी कि अपने आपने आसपास के जो माहौल है उसी में से जो कमी आपको दिखी उसको पूरा करने जी की कोशिश की। जी मतलब मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि सब कुछ यही मिलेगा ना, तू किसी की भी आस कर, और हो जाए हर तमन्ना जो पूरी, तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए बस तू एक कमी की तलाश कर। और आपने आपदा में भी अवसर तलाशे और आज नवनीता फाउंडेशन हम सबके सामने है। जी। अंजलि जी, आपका स्वागत पुनः करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि आप जिस समुदाय की सेवा कर रही हैं उसमें की भी जरूरत पड़ी होगी, हाँ पैसों की जी। भी, तो वो आपको कहाँ से वो आर्थिक अ, मदद मिली? हमारा जो फाउंडेशन वो डोनेशन बेस में चलता है, चाहे मटेरियल बेस में हो या फिर कितने कोई डोनेशन फाइनेंशियली कर दे। हम्म तो कहीं ना कहीं अड़चने भी आती हैं कि हमको लगता है कि अब शायद नहीं हो पाएगा। हम्म पर कहते हैं ना कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो कहीं ना कहीं से हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई होती है तो 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको हम कितने फीस स्पॉन्सर खुद से कर रहे हैं। हम्म तो अब 5 ऐसे लोग हैं जो खड़े हैं उनकी फीस के लिए कि हम उनकी पढ़ाई 1 साल की पूरी कंप्लीट कराएंगे। राशन हम मंथली डोनेशन भी देते हैं। तो कुछ लोग हैं हमको खुद से राशन दे जाते हैं या कभी हमको कुछ डोनेशन दे दिया तो उसके माध्यम से हमने राशन दे दिया। या जानवरों के लिए हम फीडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ खाना भोजन उन्होंने पर्याप्त करा दिया। और यहाँ साथ साथ में हम लोग बच्चों की शादी भी कराते हैं जो बड़ी हो चुकी हैं लड़कियां। तो उनकी शादी के लिए भी हम, जैसे उनकी शादी है तो उनके लिए वो राशन हम लोगों ने एक लिस्ट डाली तो प्रोवाइड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक प्रॉब्लम भी आती है लेकिन हाँ, ऊपर वाले की दुआ से, लोगों की मदद से सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ये हमारे डोनेशन। जैसी नीयत वैसी बरकत, ये जी बहुत पुरानी कहावत है। अगर आपकी नीयत साफ है और अच्छी है तो निश्चित ही आपने जो ठाना है वो पूरा होगा। जी। लेकिन आप जो ये समाज सेवा कर रही हैं उसकी प्राथमिकताएं क्या है या उसका दायरा क्या है? आप कैसे उसको सेलेक्ट करती हैं पर्टिकुलर उस व्यक्ति को या उस समुदाय को कि जिसकी आपको मदद करनी है? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है अंजलि जी कि जो अपनी सारी जरूरतें जिसके पास पूरी हो रही है लेकिन तो भी वो चुप के खड़ा है कि नहीं, मुझे ये इस समुदाय से या इस एनजीओ से मिल जाए। तो आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? कैसे अ, पहचानती हैं आप जैसे उनको? कि हमने ओल्ड एज लोगों के साथ भी काम किया और कर भी रहे हैं। जी जी। तो हमने फर्स्ट रेस्क्यू किया था एक इलाहाबाद बैंक या चौक से। एक हम्म दादी थी वहां पे। तो हम्म वो एटीएम के पास रहती थी और बेसिकली हमेशा भीख मांगती थी और भीख वो अपने लिए नहीं मांगती थी, वहां के जानवरों को खाना देने के लिए मांगती थी। हम्म तो अब उनकी हेल्प करना हम स्टार्ट तो कर रहे थे लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इनके बेटे हैं, बच्चे हैं। तो उनकी हम पास्ट हिस्ट्री भी जाके देखते हैं पूरी कि कौन उनके साथ है कौन नहीं है। तो फिर हम मदद करते हैं। जैसे एक लखनऊ विश्वविद्यालय के पास बाबा बैठते हैं, व्हील चेयर में बैठते हैं। वो लौलई के पास से आते हैं, एमिटी के पास अपनी व्हील चेयर चला के। तो उनकी भी बैक हिस्ट्री जाके हमने पता करी कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या चीज है उनके पास। और फिर उनके सारे आईडी कार्ड्स भी हम कलेक्ट करते हैं ताकि हम मदद पहुंचा पाए। हम्म ऐसे एक नेपाल से बुजुर्ग बाबा जी आए हुए थे तो 25 साल पहले उनके बच्चे यहाँ छोड़ के उनको चले गए थे नेपाल। तो उनके बारे में सब जाना, किधर उनके परिवार रहता। फिर कोविड के टाइम पे उनको हम लोगों ने हेल्प करी, उनके सब सहायता करी, तबीयत खराब हुई, उनके परिवार को हमने कांटेक्ट किया। तो हम लोग कहीं ना कहीं पास हिस्ट्री में जाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों। क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना है तो हमें उनके माता पिता से, उनके परिवार से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम उनके आईडी कार्ड्स और उनकी पास हिस्ट्री बहुत जानना चालू करते हैं क्योंकि। अच्छा, एक बहुत छोटा सा सवाल, मतलब जी है तो बड़ा, कि आपकी अभी जो आयु है वो बहुत कम है जी और इस उम्र में इतना बड़ा जज्बा, समाज सेवा एक बहुत वृहद एरिया है जहां पर आप काम कर रही हैं। हम्म। तो जो इतनी छोटी उम्र में आपने बता दिया, तो क्या जो आपके 15 लोगों का जो ग्रुप है जो आपके नवनीता फाउंडेशन से जुड़ा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा अनुभवी भी है या आप ही के एज ग्रुप के लोग हैं? सब लोग हमें के एज ग्रुप के हैं, कोई हाँ, ऐसा अनुभवी वंडरफुल। नहीं है। जी। सब हमें के एज ग्रुप के हैं। हाँ, एक मैम है जो कि
रिटायर्ड हैं स्कूल से, जिन्होंने हमको ज्वाइन किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारी डेली क्लासेस चलती हैं तो उसमें उन्होंने ज्वाइन किया। एक हमारे साथ नानी है, बहुत बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्वाइन किया है। तो मोस्टली सब हमारे ही एज ग्रुप के वहाँ पे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ समझ के अपने स्टेप्स ले रहे हैं कि उनको अपने समाज के लिए कुछ काम करना है। कोई सलाहकार आपने रखा है अपनी एनजीओ के लिए? वैसे तो काफी ऐसे लोग हैं जो कि समाज कार्य में कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को गाइडेंस देते रहते हैं, चाहे वो गुरु के तौर पे हो, चाहे सिस्टर के तौर पे हो, हर जगह से कहीं ना कहीं कोई गाइड जरूर करता है। अच्छा, ये जो इतना बड़ा काम समाज सेवा का है अंजलि जी, जी। ये इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आती होंगी। तो उन चुनौतियों, पहले तो मैं जानूंगी कि वो कैसी चुनौतियां हैं और उनका सामना आप कैसे करते हैं। जैसे कि समाज सेवा एक ऐसा काम है ना कि आपसे सब लोग पूछेंगे क्या मिलता है उससे, हाँ। अर्निंग हो रही है क्या, नहीं हो रही है तो बकवास काम है। ऐसी चीजें बहुत आती, बहुत अड़चने आती हैं, चाहे आप रिलेटिव से देख लीजिए या फिर आप कहीं से भी देख लीजिए। आप इस कार्य को कर रहे हैं तो आपको पीछे खींचा ही जाएगा, या कोई भी कार्य खींचा जाता है। लेकिन ये समाज सेवा एक ऐसा कार्य है कि जहां पर आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, अगर आप लगन से कर रहे हो, आप दूसरों के बारे में सोचते हो, तो अड़चने तो काफी आती है। कहीं ना कहीं आपका परिवार से भी मतभेद होता है, कहीं ना कहीं आप दोस्तों से भी होता है। लेकिन आप अगर अच्छी नीयत से काम करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आता है कि सब समझ जाते हैं हाँ काम है ये। कभी परिवार में भी ऐसा कोई समय आया, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जैसे आपने बताया कि मतलब आई एम सॉरी कि आपके फादर नहीं है, तो घर में भी लोग ये सोचते हैं कि अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से आर्थिक रूप से परिवार की मदद करें। जब आपने समाज सेवा जैसा एक फील्ड चुना, उस क्षेत्र में आप गई जहां पर आपको जो है आर्थिक लाभ कम है, तो क्या परिवार में भी इस तरह का कुछ विरोध प्रतिरोध शुरू हुआ कि नहीं, इस काम से परिवार हमारा क्या फायदा? नहीं, ऐसा तो मेरे परिवार में कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी भी इस चीज के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं, फैमिली भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं होता है कि सबका होता है फैमिली का कहना कि आप बाहर गए हो, पढ़ने गए हो, तो आपको पढ़ाई करना है। ये सब चीजें एक बाद करो जब आप खुद से अर्निंग करने लगो। तो वो उनका नजरिया वो अपना है, हमारा नजरिया एक अपना है। लेकिन हाँ, आप जब उस चीज को करते करते उसमें आप एक अच्छे उस चीज में आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं विश्वास हो जाता है हाँ जो कर रहा है इंसान वो सही कर रहा है। ये समाज सेवा एक पूरी यात्रा है। अभी आपने जैसे शुरू की, कुछ 6-8 साल हुए होंगे। 6-8 साल भी बहुत छोटा समय नहीं है, एक दशक लगभग बीत रहा है। इसमें कुछ ऐसा भी, कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसा अनुभव आपको हुआ हो जो यादगार हो गया हो? हाँ, एक घटना हुई थी जिससे आज तक मैं मिली नहीं उस बच्चे से। जी, जी। वो भी कोविड के टाइम की पहले की बात है। उसका इलाज चला था एसजीपीजीआई में, और सडनली जब कोविड के लिए लॉकडाउन लग गया था, और मेरे पास ब्लड के लिए कॉल आया था। मैं ब्लड भी अरेंज करवाती हूँ, तो उनके पेरेंट्स का फोन आया और हमने उनके लिए डोनर अरेंज किया। जस्ट मैंने उनको बोला कि आप कुछ हेल्प चाहिए बताइएगा। नेक्स्ट डे उनका फोन आता है कि अगर कुछ दवाइयों के लिए हेल्प मिल जाए, तो उन्होंने दवाई भी हेल्प अरेंज कराई। लेकिन वहां पर भी हमारे एक पहले से एक वहां पर पेशेंट थी जिसकी हमने ब्लड से मदद की थी, तो उन्होंने हमारे वहां पे दवाई से मदद कर दी उनके लिए। तो एक फिर उसको बच्चे को दिल्ली शिफ्ट किया गया, लेकिन आज तक उस बच्चे से नहीं मिले थे। और उस बच्चे ने मेरा फोटो देखा था मेरे व्हाट्सएप डीपी में। स्केचिंग का उसको बहुत शौक था, तो उसके लिए स्केचिंग बुक वगैरह हमने बेची थी, और अपना वो हॉस्पिटल के रूम पे रह के ही सारी चीजें देखा करता था। और 31 मई की बात है और 2020 की बात है। उस बच्चे की डेथ हुई, और उससे पहले वो बच्चा मेरी स्केचिंग बना रहा था। और नोबडी नोटिस कि मेरे यहाँ पे एक निशान है, उसने वो नोटिस करके उसको बनाया। और आज तक वो स्केचिंग अधूरी है, लेकिन वो बहुत हार्ट टचिंग थी। वो एक ऐसी इमोशनल चीज थी हमारे लिए कि रोना वो आ गया था। दूसरी, जब हमने एक दादी की बात बताई, उनका उनका हमने अंतिम संस्कार किया 2021 में, तो वो बहुत हार्ट टचिंग था। क्योंकि उस टाइम पे जब हमने अंतिम संस्कार किया तो लोगों ने एक चीज बोली कि लड़कियां नहीं करती, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये वो। लेकिन हम लोगों ने वहाँ स्टेप लेके हमारे फाउंडेशन से लड़कियों ने अंतिम संस्कार किया। और इसलिए हमने अपने फाउंडेशन की एक टैगलाइन रखी हुई, एक नई रीत की शुरुआत, जो कि नवरीता की मीनिंग है, तो इसलिए हमने। बहुत बहुत टचिंग है, और वाकई एक ऐसा स्टेप है जो कि बहुत कम लोग उठाते हैं। जो आपने बच्चे वाली बात बताई, मुझे आप जब ये बता रही थी, अपना अनुभव साझा कर रही थी, तो मुझे जगजीत सिंह जी की बहुत सुंदर वो 2 पंक्तियां याद आई कि जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया। तो वाकई वो बहुत टचिंग है। अभी आप जब भी देखती होंगी तो उस बच्चे की जरूर याद आती है। एग्जैक्टली अभी आप क्या बताऊं, उसके जाने के बाद एक उसके पेरेंट्स से बॉन्ड बना कि वो हर रक्षाबंधन में मेरे राखी के लिए कुछ भेजते ही भेजते हैं।
और मैं यहाँ से राखी भेजती हूँ। काफी ऐसे लोग हैं जिनके लिए ब्लड डोनेशन से हमारा रिश्ता बना, और कितने, जब मेरे पिताजी एडमिट हुए थे, जिन लोगों से मैं कभी जीवन में मिली नहीं, केवल ब्लड के माध्यम से जुड़े, उन्होंने ना जाने अनजान शहर में भी मेरी मदद करी कि खाना ला देना, लंच ला देना, कोई कमी नहीं रखना। तो ये जो समाज सेवा होता है ना, ऐसे लोगों को जोड़ देता है। देखिए आजकल चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में जाएं, उसमें हर जगह प्रतिस्पर्धा बहुत है, बहुत ज्यादा। समाज सेवा भी मुझे लगता है कई लोगों ने एक व्यवसाय के रूप में भी बना रखा जी। है। मैं मतलब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बिल्कुल। बट लेकिन मैं देखती हूँ, जितना अपना अनुभव है, कि जब हर जगह प्रतिस्पर्धा है और आगे बढ़ने की तो होड़ है, तो इस होड़ में आप अपनी ये जो समाज सेवा की यात्रा है, उसमें आप अपने आप को कहाँ आंकती हैं? जैसे कि आज की डेट में समाज सेवा से, एनजीओ से लोग अपने आप को बना रहे हैं। जी जी। बनाते हैं। हाँ, तुम इतना बनाओ कि तुम्हारे बस उतना काम आ जाए, इतना मत बनाओ कि ऊपर चला जाए। जी। लेकिन आप एक उसको जब काम करोगे एक अच्छे तरीके से, एक ईमानदारी से, तो आज आप तो स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद वो देख रहा है, परमेश्वर सब देख रहा है, और टाइम बाद आपको उस चीज का बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जी। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप एक ईमानदारी से काम करिए, तो हर चीज पॉसिबल है लाइफ में। जी। तो दर्शकों, हम लोग हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम संवाद में बात कर रहे हैं समाज सेविका अंजलि ताज जी से, जो कि अध्यक्षा हैं और फाउंडर हैं नवरीता फाउंडेशन की। जब बात समाज सेवा की होती है, तो हमारा हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट भी समाज सेवा से सीधा जुड़ा हुआ है। तो आइए बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हेल्प यू के विषय में आपको कुछ बताते चले। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। जनहित व जन कल्याण हेतु लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। अपने स्थापना वर्ष से अब 12 वर्ष जब पूर्ण कर रहा है हेल्प यू, तब से उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी संस्था के रूप में आपने प्रतिष्ठा अर्जित की है। ट्रस्ट अपने साधनों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नयन की दिशा में लगातार गतिशील है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास तथा सबका प्रयास को ध्यान में रखते हुए, ध्येय बनाते हुए, ट्रस्ट गरीबों और असहायों की मदद के लिए निरंतर वस्त्र वितरण, रक्तदान, बाल गोपाल शिक्षा योजना, जनहित के जागरूकता अभियान, सम्मान समारोह और बहुत सारी लाभकारी योजनाओं का लगातार क्रियान्वयन कर रहा है। जब हमारा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आया, तब हेल्प यू ट्रस्ट ने अपने संसाधनों और हेल्प यू कोरोना वॉरियर्स की मदद से निराश्रित और जरूरतमंद लोगों के लिए निरंतर भोजन, मास्क, दवाइयां, सैनिटाइजर और बचाव सामग्री का वितरण किया। पर्यावरण के क्षेत्र में भी ये हमारा जो हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, बहुत सारा काम कर रहा है। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ट्रस्ट द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण कराया जाता है, सफाई अभियान होता है, जागरूकता कार्यक्रम भी कराए जाते हैं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साहित्य और साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए आध्यात्म एवं संस्कृति के संवर्धन उत्साह के दृष्टिगत जनहित में कई पुस्तकों का भी प्रकाशन कराया गया है, जैसे कि कॉफी टेबल बुक ऑफ गीतों के दरवेश गोपाल दास नीरज, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA संक्षिप्त परिचर्चा, इंडिया अवेक CAA NRC, उर्दू शायरी में गीता, कॉम्बैटिंग टीबी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद डॉइन ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, अनवर जलालपुरी मोहब्बत के सफीर हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में, भगवत गीता गर्ल मरियम। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम, अनाथालय, भगवत गीता सेंटर, हेल्प यू एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक तथा अन्य जनहित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लगातार प्रयत्नशील है। हम जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों की मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट की सारी गतिविधियां, जन कल्याण के कार्यक्रमों का पूरा विवरण ट्रस्ट की वेबसाइट www.helpyoutrust.org तथा सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
टम्बलर और यूट्यूब पर आपके अवलोकन और प्रमाण के लिए उपलब्ध हैं। और एक बात और, यदि आप समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो अंजलि जी तो हमारे बीच में हैं ही, हम आप बाद में उनका नंबर भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन हेल्प यू भी एक ऐसा साधन है कि आप अपनी समाज सेवाएं इस ट्रस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। ट्रस्ट को अपना बहुमूल्य सहयोग देकर आप समाज सेवा कर सकते हैं। आप आवश्यक नहीं कि आप कुछ आर्थिक मदद ही करें, लेकिन आप अपना समय दीजिए, संयुक्त तत्वावधान में आयोजित करके अपना बहुमूल्य दान जनहित में आप दे सकते हैं। तो आइए, संवाद कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे अंजलि ताज जी से, हम फिर से आपकी ओर रुख करेंगे। अंजलि जी, हम जानेंगे कि एक समाज सेवी होने के लिए कौन सा कौशल या गुण आवश्यक है? समाज सेवी होने के लिए एक गुण जो आपको चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको नीचे भेजा है। जी। हम सब अपने लिए जीते हैं, ज्यादातर खाया पिया काम किया, बस ये हमारी जिंदगी होती है। पर मेरा मानना है कि अगर आपको नीचे भेजा गया है तो आप दूसरों के लिए करो। ये सबसे बड़ा गुण होता है कि आप जितना भी आप दूसरों के लिए कर पाओगे, ये आपके अंदर एक अच्छा एक इंसानी बनाता है आपको। और साथ में आप एक बहुत अच्छा पीस फील करते हैं जब ये काम करते हैं। जी। आपने जब ये यात्रा शुरू करी, आपने बताया जैसे आप अपने कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी, तो निराश्रित पशुओं या भूखे पशुओं को देखकर आपके अंदर ये भावना समाज सेवा की जागृत जी। हुई। पर ये जो 15 लोगों की एक टीम बनी, ये जो संगठन बना, तो ये कारवां कैसे जुड़ा? कैसे ये संगठन बना? जब हमने स्टार्ट किया, और फिर कोविड के टाइम की मैंने बात बताई थी। कोविड के टाइम पे जब हम बच्चों को पढ़ाते थे तो पार्क में कुछ आते जाते लोगों ने देखा कि ये लोग पढ़ा रहे हैं, वो भी स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स थे, वो भी कोविड की वजह से वहाँ फंस गए थे। तो उन्होंने आके एक पहल करी, हमसे पूछा। वहां से 5-6 टीचर्स आ गए हमारे पास जो बच्चों को पढ़ाने लगे। फिर मेरे कुछ जूनियर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ गए, अमिटी से हों या एलयू से हों। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो साथ में हेल्प करना चालू कर दिया। तो वहां से 15 लोगों की टीम बन गई, और आज वो लोग साथ में काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जब ऐसे समय में आप अपने परिसर में ही मदद कर रहे थे लोगों की, या आप क्लास ले रहे थे, तो क्या जो है, जो आपके टीचर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्होंने कभी आपकी कोई मदद करने का प्रयास किया? हाँ, आमिटी से जितने भी टीचर्स हैं मैं उनको तो हमेशा धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उनके वजह से कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को खोला है। क्योंकि जो अंजलिता जामिटे गई थी, वो एक इंट्रोवर्ट थी, और जो अंजलिता जामिटे से बाहर आई है वो एकदम अलग बन के आई है। तो मेरे टीचर आज भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, चाहे वो कैसे भी करके क्लोथ डोनेट करके हो, फाइनेंशियली कुछ डोनेशन हो, या कोई सेलिब्रेशन हो उनके यहाँ तो राशन बांटना हो, तो कहीं ना कहीं आज भी वहाँ के टीचर्स मदद कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि मेरे टीचर आज भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अच्छा, इस समाज सेवा की बात जब हम करें, तो बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, उनके अंदर समाज सेवा का जज्बा भी है, जी। लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते। तो उनको क्या सलाह चाहेंगी आप कि समाज सेवा से कैसे जुड़ा जा सकता है? अगर समाज सेवा एक बार करनी है तो एक बार निकल के समझो कि क्या करना चाह रहे हो, क्योंकि मुश्किलें तो हर जगह है, हर जगह मिलेंगी। और एक बार अगर आपने हिम्मत करके बाहर निकल गए तो आप अपने जैसे ना जाने कितने लोगों को बाहर निकाल सकते हो, बिल्कुल। और ना जाने कितने लोग अपने आप को पहचान पाएंगे कि एक्चुअली में वो क्या है। क्योंकि एक समाज सेवा एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप अपना कम्युनिकेशन, साथ में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग और साथ में कॉन्फिडेंस जो कि आप ला सकते हो। और वो एक फील्ड ऐसी है कि आप पब्लिकली कुछ भी कर सकते हो। जी। अंजलि जी, जो आपकी यात्रा है समाज सेवा की, आपने इसमें बहुत सारे काम किए, चाहे पशु हो या महिलाएं हो जी। या रक्तदान से संबंधित हो या कोविड में। आप जब कभी सोचने बैठती हैं या अपनी किताब के पन्ने पलटती हैं, तो आपको कुछ अनोखा सा काम जो आपने थोड़ा लोगों से हट के किया हो समाज सेवा के क्षेत्र में, आप क्या पाती हैं उसको? जैसे कि मैं अगर पुराने पन्ने अपने देखती हूँ कभी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और मैं कहाँ हूँ आज, तो एक जो अनोखा, जो सबसे अनोखा काम जो लगा था मुझे, कि मैंने जानवरों के लिए किया। क्योंकि हम इंसानों के लिए तो करते हैं पर उन्हें भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं उन जानवरों के लिए मैंने जो किया, और बच्चे जहाँ पे हमने कनेक्ट किए, उन बच्चों को जानवरों के प्रति मेल लाया, जी। और वो आज बच्चे काम कर रहे हैं जानवरों के लिए।
तो एक मुझे एक अनोखा वो ऐसा लगता है कि वो उनका बॉन्ड बन चुका है सब चीजों में। जी तो एक वो एनिमल्स के लिए मेरा बहुत अनोखा अनुभव रहा हमेशा से। जी। हमारा भारत देश बहुत तेजी से आगे विकास कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं अंजलि जी जिसमें हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। जिसमें पहली चीज है गरीबी, दूसरी है अशिक्षा और तीसरी है असमानता। हम नारी सशक्तिकरण संबंधित कार्यक्रम में जुड़े हैं और हमने जैसे शुरुआत करी कार्यक्रम की, आधी आबादी हमें कहा जाता है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, हम नहीं कहेंगे कि वो परिवेश से अलग क्षेत्र हैं या कहीं ग्रामीण, आज अर्बन एरियाज में भी कुछ ऐसे घर हैं जहां पर अभी भी महिलाओं को अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं है। तो गरीबी और असमानता दो ऐसे मुद्दे हैं, इस पे आप अपनी राय क्या देना चाहेंगी? जो गरीबी है, आप अगर कोई भी बस्ती में आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप पॉपुलेशन रेट बहुत हाई देखेंगे जी। उनको उस चीज के लिए अवेयर करना बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन रेट जैसे कम होगा और अगर उनके घर में 2 बच्चे हैं 1 बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना बहुत आसान होगा। और अगर हम जागरूक हैं तो हमें जानना पड़ेगा, हम किसी भी सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते क्योंकि वो तो अपनी स्कीम चला रही हैं लेकिन उन तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। एक्चुअली हाँ, तो जरूरी। उसमें अगर हम जागरूक हैं, हमें पता है, तो हमें एटलीस्ट हफ्ते भर में 1 दिन का टाइम निकाल के कहीं ना कहीं अपने आसपास ही जागरूक करना बहुत जरूरी है। तब जाके कहीं ना कहीं गरीबी हटेगी क्योंकि जो आज की उनके जनरेशन के बच्चे होंगे वो शायद कितने नंबर्स ऑफ बच्चे नहीं करेंगे वहां पे, और वो 1 ही 2 में रहेंगे और कितने उनकी भी लाइफ बहुत चेंज होगी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ, हम चिन्हट की एक बस्ती में काम करते हैं, वहां पर बहुत पॉपुलेशन है बहुत, और शादी भी लड़कियों को 17 साल की उम्र में कर दी जाती थी। लेकिन हमने वहां से जाके बात करी, वहां से एक बच्चा है जिसकी हम फीस खुद से स्पॉन्सर कर रहे हैं, वहां के जितने बच्चे हैं वो भीख मांगना छोड़ चुके हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी मम्मी पापा की मदद के लिए कहीं ना बलून बवल बेचते हैं। लेकिन उन लोगों ने एक चीज देखी है कि उनके अंदर चेंज आ रहा है। वहां की जो लड़कियां हैं लड़के हैं जो 18-17 साल की हो रहे हैं, वो शादी नहीं कर रहे हैं अभी, वो अपना पढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो अगर हम उनको जागरूक करना चालू कर देंगे तो गरीबी कहीं ना कहीं हट जाएगी। बिल्कुल सही और बात रही है। बात असमानता की, कि समानता आज भी नहीं दी जाती, हाँ नहीं दी जाती, काफी जगहों पे महिलाओं को, काफी क्या हर घर पे नहीं दी जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से एक डोमिनेटिंग पावर चला आ रहा है, वो चेन चली आ रही है। लेकिन वो चेन हम ही को तोड़नी पड़ेगी। अगर हम नहीं बोलेंगे, मुंह से नहीं बताएंगे कि हमें ये करना है, ये चाहिए, तो शायद वो सामने वाला कभी नहीं समझेगा। आपको समझाना बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं कि समझेगा नहीं इंसान, आप परिवार को बैठ के समझाएंगे, वो समझेगा। कुछ टाइम के लिए मतभेद होगा, लेकिन हाँ जिस जिस राह में आप चल रहे हो उस राह में अगर आपने बहुत अच्छी एक सक्सेस पा ली और डायरेक्शन अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी किया जाएगा, और उस चीज से चेंज होके आपके परिवार के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी महिलाएं पुरुष हैं आगे होंगे, वो उस चीज को चेंज कर देंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही। गवर्नमेंट इज रनिंग सो मेनी स्कीम्स फॉर अस, बट इम्पॉर्टेंट इज दिस कि वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस। हम लोगों को अवेयर होना है, वो काम आप कर रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, क्योंकि हमारी भारत सरकार है या प्रदेश सरकार है, इतनी सारी स्कीम्स उन्होंने गरीबों के लिए, बहुत सारी पेंशन योजनाएं दी हैं। और जैसे हम असमानता की बात करते हैं तो कन्या सुमंगला योजना, बच्चियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों की शादी के लिए। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है स्कीम्स के बारे में। तो बात बात में दोष गवर्नमेंट को देने से बेहतर है कि हम जागरूक हों। उसके लिए जागरूक होने के लिए जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को शिक्षित करें। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि परिवार में बैठ के बात करें। अगर परिवार का कोई फैसला लिया जा रहा है और आपकी बच्ची शिक्षित है तो उसकी राय भी आपके उतने ही काम आ सकती है। अपनी बच्चियों को घर में बैठकर ये शिक्षा दें कि आपकी राय बहुत जरूरी है, तभी वो ससुराल जाएंगी और उनकी राय के भी कुछ मूल्य होगा। अंजलि जी, हम आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आप कैसे प्रेरित रहते हैं स्वयं को, और समय के साथ समाज के प्रति आपके जुनून को कैसे बनाए रखते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी समय आता होगा कि नहीं, हमें क्या इससे हासिल है, हम दिन रात खप रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, शरीर भी खपा रहे हैं, दिमाग भी लगा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करें, मेरा क्या? कहीं ना कहीं मानव प्रवृत्ति है। तो इस जुनून को जगाए रखने के लिए क्या जो है आप करते हैं? जैसे कि दिन भर में पूरे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मेरे पास कॉलेज भी होता है, खुद के काम भी होते हैं, फिर ये भी होता है। तो लेकिन अगर किसी फील्ड में उतरे हो और उसको करना चाहते हो तो आप उसको स्ट्रेस नहीं ले सकते, आप उसको करोगे क्योंकि आपको अच्छा लगता है। और आप जब किसी चीज को चुनते हो और आपके मन की चीज है तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ हो गया। हाँ ऐसा वक्त आता है कि अब कैसे होगा, लेकिन अगर आप भरोसा रखोगे खुद पे और कर लोगे
तो आप सब कर सकते हो। और अगर आप नहीं भरोसा रखोगे तो शायद वो कुछ भी नहीं कर सकते, जो करना भी है वो भी बिगड़ जाएगा। जी। तो भरोसा रखना बहुत जरूरी है और टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, तब सब कुछ हो जाएगा। अंजलि जी, आप संवाद कार्यक्रम में हमारे बीच आई जी और हेल्प यू एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी। हमारे दर्शकों को समाज सेवा से जुड़े हुए विभिन्न आयामों के विषय में आपने बताया और जी इतनी कम उम्र में आप समाज सेवा जैसा बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं और अब जैसे ही व्यक्तित्वों की जरूरत है हमारे समाज को। अब चूंकि बात यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की है, तो चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए जितनी भी महिलाएं, बच्चियां या बुजुर्ग महिलाएं जो भी हैं, नारियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई भी स्किल हो सकती है, वो कोई भी आर्ट की स्किल हो सकती है, आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं अगर आपने इसके बारे में जान लिया कि आप कैसे कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप एम्पावर्ड हो जाएंगे और आप ना जाने कितनी नारियों को एम्पावर्ड कर देंगे। और हमारे यहाँ इतनी स्मार्ट नारियां हैं कि वो घर के किचन से लेके कपड़े सीने से लेके वो सब कुछ कर सकती हैं, अगर वो एक बार उसको समझे, उसकी खोज कर ले। जी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप खुद से एक बार सशक्त होना सीखें बस। बिल्कुल सही बात आपने कही। अभी हमने एक रियलिटी शो के मंच पे देखा कि एक महिला जो कि 90 इयर्स की हैं और उन्होंने अब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है कि वो पाक कला में बहुत दक्ष थी। घर में बच्चों को खिलाना और उनके शौक पूरे करना उनका शौक था। लेकिन अब जब वो एक जिंदगी के उस पड़ाव पर आ चुकी हैं कि जब अब लोग महिलाएं कहती हैं घुटनों में दर्द है, क्या करें, अब तो हमें बैठी जगह पानी चाहिए, तो उन्होंने कमर कसी, अपने पोते पोतियों से कहा कि मेरा भी यूट्यूब चैनल शुरू करो और वो पूरे दिन वीडियो रिकॉर्ड करती हैं, तरह तरह की डिशेस बनाती हैं और आज उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। बिल्कुल तो जहां चाहा वहां रहा मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जी, दर्शकों, हमारे साथ संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत जुड़ी हुई थी अंजलि ताज जी और हमारा आज का विषय था एम्पावर्ड विमेन, यानी कि सशक्त नारी। और ऐसी सशक्त नारी को अपने बीच में पाकर हम अभिभूत हैं। हम आपका इस मंच के माध्यम से और हेल्प यू परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका व्यक्त करते हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जीवन में जो सोचा है आगे बढ़ने के लिए, आप आगे बढ़ती रहें, अपने जैसे और सशक्त लोगों को, सशक्त नारियों को आप आगे बढ़ाती रहें। अगर आप नवनीता फाउंडेशन के विषय में या उससे जुड़े हुए लोग जो जुड़ना चाहते हैं, कुछ अगर आप बताना चाहें जो चलते चलते संदेश दे सकती हैं। अगर आप नवनीता फाउंडेशन में जुड़ना चाहते हैं तो हम सोशल मीडिया में भी हैं। आप हमारे ट्विटर अकाउंट या फिर फेसबुक या लिंक्डइन अकाउंट या फिर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट में हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके माध्यम से हमसे आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। ये था हमारा संवाद कार्यक्रम। हम फिर किसी अलग मंच पर इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हेल्प यू परिवार की ओर से फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।